Pause screen recorder. 20 page. 2020 page 48.7 2020 page 48.760 available 0004 out of list. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप, या यूं कहें कि संदीप कुमार त्रिवेदी हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 268 लेकर के। और आज 13 अप्रैल 2024। दोस्तों, खुशी है कि कहानी का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है और सही मायने में मेरा मन करता है नमन करने का, ख़ासकर उन साथियों को जो इस कहानी का इंतज़ार किया करते हैं और शुरुआती 24 घंटे में या उसके बाद में जो साथी सुन लेते हैं इस कहानी को। तो भाई, आप सबका मैं शुक्रिया किन शब्दों में अदा करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ख़ुद भी इतना समझता हूँ, इतना जानता हूँ कि इस कहानी को सुनाने का इतना कोई ख़ास मतलब है नहीं आप सबके जीवन से। और ऐसा भी नहीं है कि रिकॉर्डिंग क्लब कोई एक अजूबा ही हो गया हो। ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप, और व्हाट्सएप ग्रुप से आज अभी तक चल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग सुनते हैं तो मैं नतमस्तक हूँ इस बात पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो साथियों, बात चल रही थी श्री मनोज बंबानी जी की, उनकी श्रीमती सुमन बंबानी जी की। 2019 के वर्ष में लगातार उनसे संपर्क होता रहा, बातचीत होती रही, उनका ऑफिस में आना जाना लगा रहा, घर आना जाना लगा रहा, और उनके माध्यम से लता गागनानी जी ने वॉलेंटरी रीडिंग का काम शुरू किया। तो लता जी के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। लता जी कुछ दिन तक रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस में भी आई थी रिकॉर्डिंग करने के लिए, और बाद में मन की आंखों से के कार्यक्रम में लता जी का इंटरव्यू भी लिया था मैंने। और एक वाकया यूं भी है कि लता जी के अंदर रिकॉर्डिंग का बड़ा पैशन था उन दिनों में, और रिकॉर्डिंग के काम के लिए दोस्तों आप सब जानते हैं कि आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड हो, उसके लिए ज़रूरी है कि माइक अपने मुंह के पास जितना हो उतना अच्छा है। तो उन दिनों वो फ़ोन से रिकॉर्डिंग किया करते थे मैम, और जोश जब होता है तो सब कुछ हो जाता है। कुछ दिन तक रिकॉर्डिंग करने के बाद एक बड़ी विकट समस्या आ गई। पता ये चला कि अब वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हैं। कारण जब पता लगाया तो पता चला कि उनके हाथ में दर्द है। कई दिनों तक फ़ोन को पकड़े रहने से हाथ में इतना दर्द हो गया है कि अब अभी काम करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि उनके हस्बैंड मेडिकल लाइन से ही जुड़े हुए थे। फिर उन्होंने कुछ उनको उपाय बताए। उसके बाद कुछ समय बाद, महीने डेढ़ महीने के बाद, वो समस्या उनकी दूर हुई, और उसके बाद उन्होंने कुछ और तरीके अपनाए, और उसके बाद लगातार लगभग 2000 मुझे लगता है शायद 21 तक उन्होंने रिकॉर्डिंग की होगी, और उसके बाद पूरी तरह से रिकॉर्डिंग का काम अभी उनकी तरफ से नहीं हो पा रहा है, लगभग पिछले 2 सालों से। ऐसे ही जब ऑफिस की तरफ से किसी काम से मनोज बंबानी जी और सुमन बंबानी जी के कहने पर रिकॉर्डिंग क्लब से जयवंती मैडम जब उनके घर जाते थे, तो वहीं पर उनकी चाची जी का भी घर था, रमा बंबानी जी का भी घर था। तो उन्होंने भी पता लगाया कि भाई ये क्या काम है, क्या करते हैं, कैसा है ये।
तो उनकी भी ऐसी इच्छा हुई कि भाई हम भी कुछ मदद करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं बेसिकली। तो हमारे एक साथी हैं सुमित सिंघला, सिरसा हरियाणा से। उनकी उस समय इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की हिंदी की कुछ बुक्स आई हुई थी, तो उन बुक्स के साथ उनकी भी रिकॉर्डिंग की शुरुआत करवाई गई। तो रमा बम्बानी जी रिटायर्ड टीचर थी और बोलने में उनके थोड़ा सिंधी टोन भी था, लेकिन जो भी हो उनके अंदर भी ये भावना थी कि भाई मैं भी अपनी आवाज़ में कुछ रिकॉर्ड करूं। तो इस तरह से ये शुरुआती कुछ ऐसे वॉलंटियर्स थे उन दिनों में जो हमको मिल रहे थे रिकॉर्डिंग करने के लिए। और रमा बम्बानी जी ने काफ़ी बुक्स रिकॉर्ड की, लेकिन आखिरकार फिर जब थोड़ी बच्चों की तरफ से थोड़ी सी ऐसी बातें आने लगी कि आवाज़ धीरे है और ये है वो है, तो फिर मजबूरन उनसे रिक्वेस्ट करके हमने प्रार्थना की कि अब आपका सहयोग किसी और रूप में लिया जाएगा। और जितनी रिकॉर्डिंग आपने की उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया, और उनका आशीर्वाद हमें लगातार मिलता है, आज भी मिलता है। और उन्होंने भी कहा कि अब स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम रहता है, तो फिर उन्होंने भी रिकॉर्डिंग का काम, थोड़ा आइज़ का भी फ़र्क पड़ जाता है उस एज में आने के बाद, तो आइज़ में इफ़ेक्ट आने की वजह से भी कुछ दिक्कतें हो सकती थी। तो कुल मिलाकर के काफ़ी समय तक उन्होंने भी रिकॉर्डिंग का कार्य किया। ऐसे ही सुमन बम्बानी जी की एक सिस्टर हैं अनीता मोटवानी जी, उन्होंने भी रिकॉर्डिंग में अपना हाथ आजमाया। वो भी ऑफिस आई और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि भाई रिकॉर्डिंग करनी है। मैं इंग्लिश से हूँ। अच्छा, हमको भी उस समय इंग्लिश के रीडर की ज़रूरत थी, हालांकि लता जी भी इंग्लिश की रिकॉर्डिंग करती थी। और जहाँ तक मुझे याद आता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुछ बुक्स थी इंग्लिश की, बबलू कुमार नाम था या क्या नाम था, ऐसे ही कोई बालक था, उसकी इंग्लिश की बुक हमने उनको दी थी, अनीता मोटवानी जी को। फिर एक बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने अपने ब्रदर के लिए भी रिकॉर्डिंग की इच्छा जताई, जो थोड़ा दूरी पर थे, मतलब 1-1.5 घंटे की दूरी पर रहते थे। तो हमने कहा कि वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक दिक्कत रही। अच्छा, उन दिनों में आर्थिक स्थितियाँ बहुत ज़्यादा डाउन चल रही थी, और रीडर्स, हम लोग पेड रीडर्स, आप समझिए कि ये सब क्यों करना पड़ रहा था, क्योंकि पेमेंट देकर के रीडर को रखने की स्थिति नहीं थी, क्योंकि ऑफिस का खर्चा ऑलरेडी बढ़ चुका था। ऑलरेडी 2-3 लोग आ ही रहे थे, दीपक और बाकी लोग, तो उनको भी वेतन की व्यवस्था करनी थी। दीपक का भी एक टाइम पर तकरीबन 6-7 हज़ार का पेमेंट बन जाता था। और भाई दीपक का हमारा हाल इतना बुरा था कि क्या बताएं, उसका तो, उसकी अलग कहानी है, वो मैं फिर कभी सुनाऊंगा, अभी नहीं। उसकी कहानी भी अपने आप में बढ़िया विचित्र कहानी है। तो दीपक का भी वेतन का व्यवस्था, और फिर इस तरह से हम नए रीडर्स रखने की स्थिति में नहीं थे दोस्तों। अब मज़ेदार बात ये देखिए कि वही दिमाग में जब अलग अलग स्कीम्स आती रहती हैं, तो अच्छा हाँ, एक रीडर और थी जिसको लता गागनानी जी ही लेकर के आई थी, अनु नाम था उनका, शायद आरती या अनु ऐसा कुछ नाम था। तो इकोनॉमिक्स की ऐसी 1-2 बुक्स उसने भी की थी। तो ऐसे करके कई, मतलब जहाँ से जो हेल्प मिली, तो क्योंकि हम उस समय वॉलंटरी रिकॉर्डिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, और 2019 ही वह साल भी था दोस्तों जब कुछ कुछ बुक्स की रिकॉर्डिंग हमें बीके यानी ब्रह्म कुमारी संस्थान से भी मिलने लगी थी। वहाँ से भी कुछ अच्छी क्वालिटी में बुक्स रिकॉर्ड हुई। और एक और बात, वहाँ की 2 पत्रिकाएं हैं, ज्ञानम गंगा और द वर्ल्ड रिन्यूअल, सॉरी ज्ञान अमृत ज्ञानम गंगा अलग चीज़ है, वो एक संस्था है, उसका भी जिक्र कभी करेंगे। तो ज्ञान अमृत और द वर्ल्ड रिन्यूअल, ये दोनों मैगज़ीन 2019 से लगातार आज तक बीके से रिकॉर्ड होकर के प्राप्त हो रही हैं। तो आज सारा रीडर्स की ही बात चल रही है, तो इसीलिए बीके में उनको मैनेज करने का काम रेडियो मधुबन के माध्यम से ही किया जाता है।
और हम रीडर्स से हमको इंट्रोड्यूस कराने का काम रेडियो मधुबन ने किया, कृष्णा दीदी ने किया। तो रेडियो मधुबन के साथ तो जो सिलसिला भाई चला, शुरू हुआ 2019 में, वो तो बड़ा कारगर रहा और आगे भी कारगर बना हुआ है। बस थोड़ा मैं ही आजकल प्रोग्राम नहीं कर पा रहा हूँ रेडियो मधुबन के, इस बात का मुझे भी दुख है। लेकिन अब पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब जब पटरी पे धीरे 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 आ रही है, तो शायद अगर ईश्वर ने चाहा तो रेडियो मधुबन के प्रोग्राम भी अब धीरे धीरे पटरी पर आ जाएंगे। बस एक बार वापस से वो जुनून, वो जोश पैदा होने की आवश्यकता है। तो बात चल रही थी रीडर्स की। तो उन दिनों में ये था कि जितना हो सके उतना अपन इधर उधर से हेल्प लेकर भी मतलब रिकॉर्डिंग कर सके, ताकि रिकॉर्डिंग का काम प्रभावित ना हो। अब ऑफिस लेने के बाद थोड़ा साथियों की उम्मीदें भी बढ़ गई थी, किताबें भी अचानक ज़्यादा आने लग गई थी। और वो उन दिनों हम लोगों ने भी एक थोड़ा वो साथियों के लिए वो कर रखा था, 200 रुपये तक, 200 पेज तक की बुक का इतना चार्ज, उसको बढ़ा करके 500 पेज कर दिया था, 20 रुपये 50 रुपये में करीबन। तो फिर काफ़ी सारी बुक्स इस चक्कर में आ जाती थी। पूरी बुक अगर 50 रुपये में रिकॉर्ड हो जाए 500 पेज तक की, तो फिर क्या कहने। तो ये कई सारी बातें थी, लेकिन दोस्तों समाचार पत्र का काम बदस्तूर जारी था। और ये समय आते आते कुछ कुछ समाचार पत्र वॉलंटियर्स के माध्यम से भी रिकॉर्ड होने लग गए थे। लेकिन अब मैं वो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो उन दिनों में न्यूज़पेपर के लिए कोई वॉलंटियर रीडर नहीं था। लेकिन शायद अगर दिमाग पर ज़्यादा जोर डाला जाएगा तो पता चले कि मुकेश जी के माध्यम से कोई किसी एक आध न्यूज़पेपर की रिकॉर्डिंग शुरू हुई हो। लेकिन खैर वो बात की बात है, याद करना पड़ेगा। और बाकी मुकेश जी ने अगर कभी इस कहानी के लिए वक्त निकाला तो हो सकता है वो बेहतर तरीके से बता पाएँ। अभी तो इंतज़ार ही है कि उनका वक्त कब निकलेगा। वैसे 3-4 बार कोशिश कर चुका हूँ मैं, फिर आप कहेंगे कि रीडर की बात करते करते कहाँ पहुँच गया। हाँ, ये बात सही है आपकी। खैर, तो अब जब मैंने आपको ये सारी भूमिका दरअसल थी जो बताने जा रहा हूँ उस बात के लिए, बल्कि आज तो खैर नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ, जो आज सवाल छोड़े जा रहा हूँ तो कल बताऊँगा कि भाई वॉलंटियर से रिकॉर्डिंग भी करवानी है, रिकॉर्डिंग क्लब की आर्थिक स्थिति को भी बनाए रखना है, और रिकॉर्डिंग का काम भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, और ऑफिस का इस्तेमाल भी होता रहे। तो ऐसे में कहीं से वही स्कीम वाली बात दिमाग में, तरह तरह की स्कीम्स आती रहती हैं। तो वीडियो की स्कीम आई, और एक वीडियो ने कैसे कुछ और रीडर्स तक पहुंचाने का काम किया, और कुछ नहीं तो मुख्य धारा के लोगों के बीच में इस काम को पहुंचाने का काम किया। अब उस वीडियो की कहानी आपको कल सुनाऊंगा कि वो वीडियो दरअसल क्या था, किस पर बनाया गया था, और अगर वो वीडियो कहीं मिल गया, तो फिर, हालांकि मैंने लुई ब्रेल वाले कार्यक्रम के लिए भी कहा था आपको, वही है, बस हो नहीं पा रहा है। लेकिन हाँ, वो वीडियो मिल गया तो उसको भी यहाँ पर सुनाऊंगा ज़रूर आप सबको। तो उस वीडियो से भी हम लोगों ने कुछ और वॉलंटियर्स को ढूंढने का प्रयास किया था। अब आ जाते हैं अपने एजेंडे पर रोज के, ताकि गलती से अगर आप कहीं इस कहानी को शेयर वेयर कर दें तो उनको भी लगे कि यार ये हमारे लिए भी कुछ है इसमें ख़ास बात, कहीं बिल्कुल बोरिंग सा उनको ना लगे। आज दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, और कहीं ना कहीं मुझे तो इस
1901 से लेकर के और 1947 के बीच में आज़ादी से पहले जो घटना सबसे ज़्यादा परेशान करती है, वो घटना का संबंध आज ही के दिन से है। और आप सबको याद ज़रूर आ गया होगा, 13 अप्रैल 1919, पंजाब का अमृतसर शहर, स्वर्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध शहर, और वहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड। और फिर उसके बाद में कैसे उधम सिंह ने कुछ हद तक उसका बदला लेने का प्रयास किया। तो उधम सिंह पर जो फिल्म है वो भी देख सकते हैं आप लोग। वैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड आज ही के दिन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और हज़ारों निर्दोष नागरिक काल के गाल में समा गए थे। मन कांप उठता है उस घटना को सोच करके, और गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन बस हुआ ये सब कुछ। वैसे ऐसी ही एक घटना हमारे यहाँ राजस्थान में भी हुई थी। तो बड़ा दुखद ये दिन, लेकिन ये दिन आज पंजाब और ख़ासकर सिख समुदाय के लिए एक और महत्वपूर्ण घटना से भी जुड़ा हुआ है। याद करिए गुरु गोविंद सिंह जी को। आज ही के दिन 13 अप्रैल 1699 को उन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी थी, जिसको सिख अनुयायी मानते हैं। और इन दिनों में बैसाखी, फसल कटने का एक त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। तो बैसाखी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो एक बहुत पुरानी फिल्म है 1953 की 2 बीघा ज़मीन। आप लोगों को पता नहीं कितनों को याद है। बिमल रॉय उसके डायरेक्टर थे और उसमें मुख्य अभिनेता थे बलराज साहनी। बलराज साहनी जी का जो वास्तविक नाम था वो युधिष्ठिर साहनी था, और पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था 1913 में। लेकिन उनकी मृत्यु दरअसल आज ही के दिन 13 अप्रैल 1973 को हुई थी। और अगर बलराज साहनी जी आपको नहीं याद आ रहे हैं तो हिंदी पढ़ने वालों को तो एक नाम याद होगा, भीष्म साहनी जी, जो उन्हीं के भाई थे। तो बलराज साहनी जी ने हिंदी फिल्म जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। 1940 से 44 तक उन्होंने बीबीसी में एक अनाउंसर के तौर पर भी काम किया, और वक्त और न जाने और भी कुछ फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। तो ये कुछ बातें हैं आज के दिन से संबंधित। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अजमेर में मौसम बड़ा खुशगवार है। आज गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, ठंडक महसूस हो रही है क्योंकि बरसात भी हुई है शाम में। तो आप सबके जीवन में खुशियों की बरसात होती रहे। आप सब अपना अपना और अपने अपनों का बहुत ध्यान रखें। आज 13 तारीख है, 4 दिन बाद आरसी उत्सव के रजिस्ट्रेशन और छात्रावास जो छात्राओं के लिए होने जा रहा है उसके रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। तो कृपा करके जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, फिर बाद में पछताते ही रह जाएंगे जब अपने दोस्तों से सुनेंगे। क्योंकि इतना तो आप सब जानते हैं, रिकॉर्डिंग क्लब का हर कार्य एक दूसरे कार्य से जुदा होता है, अनूठा होता है, यूनिक होता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और मैसेज में। संडे है कल, संडे का एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।